बचपन से ही कार्ल वॉन फ्रिश ये समझना चाहते थे कि दूसरे जीव जंतु क्या जानते हैं, उन्हें दुनिया कैसी नजर आती है। वो जानना चाहते थे कि क्या मछलियों को रंग दिखते हैं, गंध आती है। उन्होंने जानवरों के व्यवहार को जानने के लिए नए प्रयोग किए और उन्हें फिल्माया भी। 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने सबसे पहले नए मीडियम मोशन पिक्चर्स का इस्तेमाल साइंस, एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन के लिए किया। इंसान हजारों साल से मधुमक्खियों के अजीबोगरीब डांस को देखता आया है, लेकिन किसी ने भी इस नजरिए से यह समझने की कोशिश नहीं की कि उनके डांस के पीछे कोई खास वजह थी। कार्ल वॉन फ्रिश से पहले ना तो किसी ने यह सोचा और पूछा कि वो बार बार 8 के अंक की शक्ल में क्यों नाचती रहती है। वॉन फ्रिश ने मधुमक्खियों की इस हरकत को बड़ी दिलचस्पी से देखा, लेकिन इसकी वजह नहीं जान पाए। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल छत्ते की एक मधुमक्खी को लुभाने के लिए एक प्लेट में मीठा पानी रखा। मधुमक्खी छत्ते में लौटने से पहले इसे पीती थी। निशान वाली मधुमक्खी बाद में फिर इस मीठे पानी को पीने लौटी। वॉन फ्रिश ने नोट किया कि कुछ ही घंटों में कई दूसरी मधुमक्खियां भी उसके साथ आने लगी थी और ये हमेशा उसके छत्ते की ही होती थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी, फ्रिश को मालूम था कि दूसरी मधुमक्खियां निशान वाली मधुमक्खी के पीछे पीछे प्लेट तक नहीं आई थी। कैसे? क्योंकि वो हमेशा छत्ते पर नजर रखा करते थे। उन्होंने प्लेट में मीठा पानी रखा था, ना कि शहद। यानी मधुमक्खियां अपनी गंध की खूबी के बल पर इस तक नहीं पहुंची थी। वो धीरे धीरे मीठे पानी वाली इस प्लेट को दूर करते चले गए। वो छत्ते से कई किलोमीटर दूर तक ही चले गए। फिर भी छत्ते वाली मधुमक्खियां वहां तक पहुंच जाती थी। तो निशान वाली मधुमक्खी ने भला मीठे पानी वाली प्लेट की सही लोकेशन कैसे दूसरी मधुमक्खियों को बताई कि वो आसानी से उस पानी तक पहुंच जाती थी? दरअसल उसके डांस में एक गुप्त संदेश छिपा था। हम इंसानों की कई पीढ़ियों को मधुमक्खियों का जो डांस बहुत ही मामूली और बेवजह सा लगता था, उसके साथ असल में जुड़ा था एक पेचीदा संदेश। इस इक्वेशन के पीछे था मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और समय से जुड़ा ज्ञान। और इन सब के मेल से ही ये मधुमक्खी अपने साथियों को मीठे पानी वाली इस प्लेट की जगह बताया करती थी। ये मधुमक्खी सूर्य के कोण के जरिए खुराक की दिशा बताती थी। वॉन फ्रिश ने नोट किया कि जब मधुमक्खी आगे की तरफ डांस करती तो मतलब होता सूर्य की तरफ उड़ो, नीचे की तरफ चलती तो मतलब था उससे उल्टी दिशा में जाओ, और बाएं और दाएं जाकर वो खुराक की एकदम सही जानकारी देती जो कई किलोमीटर दूर भी हो सकती थी। मधुमक्खी के डांस की जो अवधि होती है वो उसके साथियों को बताती है कि किस खुराक तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। वो तो डांस के जरिए जाहिर किए जाने वाले संदेश में हवा की रफ्तार को भी शामिल करती थी। और ये साल के हर समय हर छत्ते के मामले में सच था, चाहे वो कोई भी महाद्वीप क्यों ना हो। मधुमक्खियां ये गणना बखूबी कर लेती हैं। मैंने इसे पहली कॉन्टैक्ट स्टोरी क्यों कहा? इंसान और मधुमक्खियां ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग प्रजातियां हैं और इनकी विकास प्रक्रिया का जो रास्ता है वो 60 करोड़ साल पहले अलग हो गया था। फिर भी जहां तक हम जानते हैं, इस ग्रह पर सिर्फ ये 2 प्रजातियां ही एक ऐसी सांकेतिक भाषा को रचने में कामयाब हो पाई जिसकी बुनियाद में है मैथमेटिक्स और साइंस। लाखों साल से मधुमक्खियों के साथ रहने के बावजूद हमने इनकी पेचीदा बातचीत के बारे में कभी नहीं सोचा। वॉन फ्रिश के बाद वाले दशकों में हमें मिली मधुमक्खियों से जुड़ी जानकारियों ने इंसानों को शर्मसार कर दिया है और पृथ्वी पर इंटेलिजेंट लाइफ के बारे में हमारे आइडिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। आजकल हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जब दुनिया के लोकतंत्र बड़ी नाजुक हालत में है, पर हर जगह ऐसा है ये बात भी सच नहीं। जहां हर सदस्य की आवाज सुनी जाती है, जहां भ्रष्टाचार है ही नहीं, जहां समुदाय तर्क और डिबेट के जरिए एक राय हासिल करता है, न कि दूसरों पर राय थोपता है। और ये ऐसे ही जगहों में से एक। मधुमक्खियों के छत्ते में राजतंत्र नहीं चलता जैसा कि आमतौर पर माना जाता है। क्वीन बाकी मधुमक्खियों पर एक छत्र शासन नहीं करती। उसकी भूमिका तो सिर्फ बच्चे पैदा करने की है। आप हैरान होंगे कि मधुमक्खियों को अगर सही खुराक और बढ़ने की पर्याप्त जगह मिले तो उनमें से ज्यादातर क्वीन बन सकती हैं। गर्म मौसम में और पेड़ों पर फूल खिलने पर क्वीन रानियों की एक नई पीढ़ी को अपनी विरासत थमा देती है। किसी छत्ते में यह वक्त आता है बसंत के आखिर या गर्मियों की शुरुआत में, जब छत्ते की तकरीबन आधी
यानी 10,000 मधुमक्खियां बेचैन होने लगती हैं। ये तय करती हैं कि अब अपने मूल छत्ते को छोड़ एक नई कॉलोनी ढूंढने का समय है, जिसकी जगह उन्हें मालूम नहीं। विदा लेने के बाद फिर ये वापस नहीं लौटती और इस तरह घर छोड़ने के लिए काफी हिम्मत चाहिए, अनजान को चुनने के लिए, जोखिम उठाने के लिए। मूल छत्ते में एक नई रानी सत्ता संभाल लेती है और पुरानी क्वीन मदर के पीछे पीछे मधुमक्खियां एक नई जगह पहुंच जाती हैं। इनके सबसे सीनियर स्काउट कहलाने वाले सैकड़ों सदस्य 5 किलोमीटर के दायरे में टोही मिशन पर रवाना हो जाते हैं। ये स्काउट बेहतरीन नए घर के लिए स्थानीय पेड़ों की जांच पड़ताल करते हैं और इन्हें कोई मामूली जगह पसंद नहीं आती। किसी पेड़ के खोखल में दाखिल होने वाली जगह इतनी ऊंची हो कि भालू और दूसरे हमलावर वहां आसानी से पहुंचकर इनके कीमती शहद को लूट ना सके। इलाके का आकार भी बहुत अहमियत रखता है। मधुमक्खियां हाइबरनेट नहीं करती। इन्हें लंबी सर्दियों के दौरान जगह को गर्म करना पड़ेगा और पर्याप्त खुराक यानी शहद भी बनाना पड़ेगा ताकि सर्दियां गुजर जाएं। हर स्काउट को छत्ते वाली जगह की ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई नापनी होती है। अगर ये जरूरत से ज्यादा छोटी या बड़ी हुई तो अगले बसंत से पहले पूरे झुंड का सफाया हो जाएगा। सभी स्काउट्स के लौटने पर अब मधुमक्खियां अपना सालाना कन्वेंशन करती हैं। हर स्काउट छत्ते में खास जगह पर बैठता है। यहाँ से वो अपने द्वारा खोजी सबसे अच्छी जगह का विवरण बताता है। घर ढूंढने की ये कोशिश बयां की जाती है इनकी साइंटिफिक और मैथमेटिकल भाषा में। सैकड़ों स्काउट अब अपने ऐसे डांस के जरिए खोजे गए घर के बारे में बताते हैं। शुरू में इनकी राय में काफी फर्क होता है और हरेक के अपने कुछ अनुयायी होते हैं। हमारे ऐसे सियासी सम्मेलनों में लोग अक्सर झूठी बोला करते हैं। हम इंसान अपनी बात को मनवाने के लिए हर तरह का पैंतरा अपनाते हैं, चाहे फिर वो अच्छा हो या बुरा। पर मधुमक्खियां ऐसा नहीं करती। हमारे और इनके दोनों के ही मामलों में सच और ईमानदारी तय करती है आने वाले कल को। लेकिन पता नहीं क्यों हम आसानी से धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये जो मधुमक्खियां हैं ये तो सिर्फ सच पर ही टिक कर अपना काम करती हैं। इन्हें तो सटीक होना ही पड़ता है, ये गलती नहीं कर सकती। ये एक रहस्य ही है कि ये सही और गलत में फर्क कैसे कर लेती हैं। कुदरत बेवकूफ नहीं बन पाती। छत्ते के लिए सबसे अच्छी और नई जगहें ढूंढने वाला स्काउट्स सबसे जोरों से डांस करता है। कई दशकों के वैज्ञानिक अध्ययनों से इस बात की पुष्टि हुई है कि हर मधुमक्खी के दिमाग में एक योग्य घर की तस्वीर बनी होती है। साथ ही छत्ते के सदस्य सिर्फ सबसे अच्छा डांस करने वाली मधुमक्खियों की बात आंख मूंद कर नहीं मान लेते। कई तो उस जगह को देखने के लिए खुद ही जाते हैं। यानी जीना है तो आलोचनाओं को सहना सीखना होगा। इनके फैक्ट चेकर्स उस जगह को चेक करने के लिए जाते हैं। जरा सोचिए, डांस वाला संदेश कितना सटीक होता होगा। इसके जरिए हर मधुमक्खी पूरे जंगल में किसी एक खास पेड़ का पता दे देती है। स्काउट हर बार अलग अलग पेड़ तक जांच करने के लिए जाते हैं। अगर खोखल वैसा ही अच्छा निकलता है जैसा बताया गया था, तो ये मधुमक्खियां भी छत्ते पर लौटकर उसकी तारीफ में डांस करती हैं। ये स्काउट ना तो धोखा देते हैं, ना मारपीट करते हैं और ना ही बेईमानी, और यही सबसे पहले एक राय पर पहुंचते हैं। लेकिन फिर भी बाकी सबको भी मनाना होता है। तो जब ये सारी मधुमक्खियां एक जैसा डांस करने लगती हैं, नई जगह को घर बनाने को लेकर सहमत हो जाती हैं, तभी माइग्रेशन शुरू हो सकता है। पहली उड़ान के 60 सेकंड के भीतर 10,000 मधुमक्खियां एक साथ अपने नए घर की तरफ उड़ने लगती हैं। सूरज इनके कंपास की भूमिका निभाता है और इनकी लीडर होती है इनकी क्वीन। इनका झुंड एक तरह का सामूहिक दिमाग है और इसमें हर मधुमक्खी का अपना अपना योगदान होता है। अब क्योंकि घर मिल गया है तो वक्त है अनपैकिंग का, इसे सजाने का, खुराक जमा करने का और यहां अपना छत्ता बनाने का, जब तक मौसम गर्म नहीं हो जाता और पेड़ों पर दोबारा फूल नहीं आ जाते। और ये सब लाखों साल से चलता रहा है। मधुमक्खियों की जिंदगी से जुड़ी इस गहरी जानकारी को जुटाया था कार्ल वॉन फ्रीश ने, जिन्होंने सबसे पहले इनकी सांकेतिक भाषा को समझा और एक बिल्कुल अलग तरह के दिमाग के साथ संपर्क